हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में योग के महत्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको योग से संबंधित वीडियो ही दे रही हूँ। तो आज के टॉपिक हमारा है योग, शारीरिक शिक्षा में योग के महत्व। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आपका शारीरिक शिक्षा में योग के महत्व। तो वर्तमान समय में प्रत्येक वर्ग के लोगों में तनाव, चिंता व परेशानी आसानी से देखी जा सकती है। ठीक है, आज के समय में क्या होता है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको तनाव, चिंता व आसानी से उसमें देखा जा सकता है। बड़ों को अपना मतलब घर चलाने का, पैसा कमाने का, बच्चों में पढ़ाई लिखाई का, ये सारी चीज़ें टेंशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कही गई कि चाहे वह पुरुष महिला हो या बच्चे ही क्यों ना हो, सभी के पास फिजिकल वर्क करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो बिजी शेड्यूल इतना है कि उनके पास फिजिकल वर्क करने का टाइम नहीं है। यदि वो फिजिकल वर्क करते भी हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। रूटीन इतना ज़्यादा मतलब हार्ड हो गया है, इतना ज़्यादा बिजी लाइफ हो गया है कि वो फिजिकल वर्क करते नहीं हैं। अगर करते भी हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं होता, हमारी दिनचर्या सही नहीं होती है। इस वजह से बहुत जल्दी थकान हो जाती है और थक जाने के बाद उन्हें पूरी तरह से आराम चाहिए होता है। अगर वो फिजिकल वर्क कर लेते हैं तो उनको रिलैक्स चाहिए होता है, जो कि बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसके लिए योग एक अच्छा साधन है। बिजी शेड्यूल है, अगर हम फिजिकल वर्क जिम जाके करते, जिम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं। अगर हम जाके करते भी हैं तो वहाँ से आने के बाद हमें थकान होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा आपका एक साधन है योग। ठीक है, फिजिकल वर्क हम नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे ही आराम से कुछ देर बैठ के हम योगा कर सकते हैं, जिसे करने से थकान नहीं होती है बल्कि योग से आराम मिलता है। ठीक है, जब हम योगा अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, तो हमें थकान तो नहीं होती है उसके अलावा, बल्कि हमें उससे आराम मिलता है। शारीरिक सुकून, शारीरिक रिलैक्स भी मिलता है और मेंटल रिलैक्स भी मिलता है। शारीरिक शिक्षा में योग की जो आपके शारीरिक शिक्षा में योग के महत्व जो कुछ निम्न प्रकार से हैं, तो उसको हम देखेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको लाइन में बताया है खाली इसको, तो हम इसको आगे मैं आपको इसको समझाती जाऊँगी। अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो एक कॉपी पेन रख ही लो, तो मैं उसको बोलती जाऊँगी, आप उसको फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारा तनाव में कमी। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के महत्व में सबसे पहला आता है हमारा तनाव में कमी। तो जैसे कि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ योगाभ्यास करते हैं, जैसे कि जिससे हमें तनाव कम हो। ठीक है, बिजी शेड्यूल है, लाइफ बहुत ही बिजी है, एक तरह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से चाहे बच्चे हों, चाहे लेडीज़ हों या मतलब जेंट्स हों, किसी में भी तनाव बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके मेंटल रिलैक्स करने के लिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए। तो जैसे आपका प्राणायाम हुआ, ध्यान हुआ, धारणा हुआ या फिर समाधि हुई, कुछ देर जैसे आपको बैठ के अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा ये ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सेकंड है एकाग्रता में सुधार। ठीक है, एकाग्रता में सुधार, जब हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती है तो हम किसी भी काम में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी मानसिक स्थिति ठीक होगी तो हम काम में ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे और उस काम को हम पूरी एकाग्रता से करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि योगाभ्यास से हमारा जो मस्तिष्क होता है वो मतलब वो काफ़ी तेज काम करता है और हमारी जो याददाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद आती है। अगर हम मतलब नहीं करते हैं तो हमारा याददाश्त भी कम होने लगती है धीरे धीरे। और बच्चों में ये मोबाइल की वजह से आप देखिएगा कि उनकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे वो कम होती जा रही है बड़ों की अपेक्षा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल पे बिता रहे हैं। तो ऐसे में आसनों का ख्याल, मतलब आसनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। थर्ड है हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण क्या है कि योगाभ्यास, जो हमें योगाभ्यास होता है या आसन होता है, तो योगाभ्यास द्वारा हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो पे बताई हूँ कि किस तरह हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। तो वो जो आपके योगाभ्यास हैं वो आपका धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो अगर हमें इसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो जो हमारी बाह्य चीज़ें होती हैं उनसे हम थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखते हैं, हम अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये इंद्रियां कौन है? हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो हमें
अगर हम इसमें कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमें बाहरी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। हम अपने आप में सुकून से रहते हैं, और जब सुकून से रहेंगे तो हमें मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अगर हम जितना हम शारीरिक हम स्वस्थ अस्वस्थता हमें दुख देती है, उतने ही हमें, जैसे हम मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ नहीं तो वो भी हमें उतना ही दुख देता है। लेकिन लोग शारीरिक स्वस्थता पे ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक स्वस्थता पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मानसिक स्वस्थता के लिए भी आपका योगाभ्यास जरूरी है, क्योंकि उससे हम इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा तो हम मानसिक रूप से खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। ठीक है, फोर्थ है हमारा श्वसन तंत्र की स्वच्छता। ठीक है, श्वसन तंत्र की स्वच्छता में क्या है कि योगा में जो होता है वो बहुत से ऐसे योगाभ्यास हैं जिससे हमारे श्वसन तंत्र स्वच्छ होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम जो सांस लेते हैं, सांस लेना ही हमारा श्वसन तंत्र है। तो उस योगाभ्यास के द्वारा हम अपने सांस लेने की प्रक्रिया को सही कर सकते हैं, और हमारे फेफड़े जो है वो भी सही ढंग से काम करेंगे। श्वसन तंत्र में किसका मेन वर्क होता है? हमारे लंग्स का, यानी कि हमारे फेफड़ों का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे योगाभ्यास है तो उसमें जो हमारे षटकर्म होते हैं, ठीक है, षटकर्म में मैंने आपको बताया कि हमारा धौती होता है, नौली होता है, वस्ती होता है, कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम होता है। अनुलोम विलोम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन जो षटकर्म है तो इनके थ्रू और अनुलोम विलोम के थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इससे हमारे आंतरिक अंग जो होते हैं वो स्वच्छ होते हैं। ठीक है, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो नेति, धौती और कपालभाति के थ्रू ठीक होता है। हमारे अनुलोम विलोम के थ्रू होता है। अनुलोम विलोम क्या है? हमारे श्वसन तंत्र पे नियंत्रण ही है। ठीक है, तो योगाभ्यास से हमारे श्वसन तंत्र पे नियंत्रण होता है। तो आप इसको अगर कॉपी लिए हो तो प्लीज़ इसको नोट करते जाओ, एक एक दो दो लाइन, इससे आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोगों से छुटकारा। ठीक है, पांचवा है हमारा रोगों से छुटकारा। योगा के अंतर्गत कुछ आसन ऐसे होते हैं, जैसे हम योगा करते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हमें अनेक बीमारियों से छुटकारा देते हैं। लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए आज के टाइम में योगाभ्यास करते हैं। और आप देखिएगा कि प्रत्येक घर में हर एक पर्सन कुछ ना कुछ योगा करता है, और ये ज़्यादातर जो मतलब जिनको समझ आ गई है कि योगा के थ्रू ही हम ठीक हो सकते हैं, ठीक रह सकते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या ठीक रहेगी, तो आप देखिएगा कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वो योग का अभ्यास करते हैं। वो डॉक्टर से सलाह तो लेते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि आप अपने घर में भी योगा कीजिए। जैसे सिंपली डॉक्टर भी यही कहते हैं कि कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ध्यान लगाइए। ठीक है, तो मतलब रोगों से छुटकारा पाने के लिए भी आपका योगाभ्यास किया जाता है। जैसे कि आपके अनेक बीमारियां आज के टाइम में हैं, आपका ब्लड प्रेशर हो गया कि बहुत नॉर्मल है, डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया। ठीक है, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपके अनेक योगासन बताए गए हैं। जैसे कि आपका अस्थमा दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार हो जाएगा, गोमुख आसन हो जाएगा, सर्वांग आसन हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर दूर करने के लिए आपका शवासन, सिद्धासन। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर, मैं यहाँ शवासन और ये आपका सिद्धासन बता तो रही हूँ, लेकिन जितनी भी अगर किसी को बीमारी है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से आप परामर्श लेके ही अपना योगाभ्यास कीजिए। और जब भी योगा कीजिए तो किसी ट्रेंड प्रशिक्षक से ही योगा अभ्यास कीजिए, खुद से या टीवी में, मोबाइल में देख के ना कीजिएगा। ठीक है, और बताया गया है कि डायबिटीज़ को दूर करने के लिए आपका हलासन, चक्रासन, मत्स्यासन, ये सारे आसन हैं जिससे डायबिटीज़ को दूर किया जाता है, या डायबिटीज़ हो गया है तो हमारा डायबिटीज़ पे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आसन आपका, ऐसे बहुत सारे आसन हैं यहाँ पे, इसमें देने में ज़्यादा टाइम लग जाए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ आपको मैं बता रही हूँ, मतलब यानी कि आपको इन आसनों के थ्रू आपकी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 6 मोटापे से छुटकारा। ठीक है, मोटापे से छुटकारा क्या है आपका कि जैसा कि मतलब मोटापा जो है, कहा जाता है कि वो सभी बीमारियों की जननी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसे कोई ना कोई रोग और बड़ी बीमारी हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि हम योगाभ्यास करते हैं, ठीक है, यदि हम योगाभ्यास करते हैं तो मोटापे को आसानी से दूर किया जा सकता है। ठीक है, मोटापे तो सभी बीमारी, कहा जाता है आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर मोटे हो तो कहा जाएगा पहले अपना मोटापा दूर कीजिए। ठीक है,
तो मोटापे को दूर करने के लिए आपके बहुत सारे आसन हैं। इसमें जैसे मुख्य रूप से आपके धनुरासन हो गया, मयूरासन हो गया, या सबसे बढ़िया आपका है ये क्या बोलते हैं सूर्य नमस्कार। ठीक है, सूर्य नमस्कार करके आप अपना मोटापा दूर कर सकते हैं, या धनुरासन हो गया, मयूरासन हो गया। ठीक है, तो ये सारे आसन आप करके मोटापा को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम शारीरिक विकृतियों में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शारीरिक विकृतियों में सुधार। तो इसमें क्या होता है कि योगाभ्यास जो हम योगासन करते हैं, तो हमारे शरीर में अगर कोई विकृति है तो उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। जैसे हम अपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, ये आपकी डिफॉर्मिटीज़, बॉडी डिफॉर्मिटीज़ या फिजिकल जो भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, विकृतियाँ होती हैं, तो वो आपका योगा के थ्रू हम इसको दूर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड में वो सटीक वर्ड याद नहीं आता है। ठीक है, तो आपके हम योगाभ्यास के द्वारा हम उस डिफॉर्मिटीज़ को दूर कर सकते हैं, यानी कि विकृति को दूर कर सकते हैं। जैसे कि आपका काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, या फिर आपका स्कोलियोसिस हो गया। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे हैं, फ्लैट फुट हो गया, आपका नॉकनी हो गया, ये सारी विकृतियों को आसानी से हम योगाभ्यास के द्वारा, आसनों के द्वारा दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप लॉर्डोसिस अगर कोई विकृति है आपके मतलब किसी व्यक्ति के अंदर, तो पश्चिमोत्तानासन के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। बहुत सारे आसन हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पश्चिमोत्तानासन के द्वारा हम लॉर्डोसिस दूर कर सकते हैं। अगर काइफोसिस है तो उष्ट्रासन व भुजंग आसन के द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे आसन हैं आपके, मतलब एक नॉर्मल आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी विकृतियां हैं बॉडी में, वो भी इन योगाभ्यासों के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा लचीलेपन में वृद्धि। ठीक है, लचीलेपन में वृद्धि, तो इसमें आपका लचीलेपन में वृद्धि, तो किसी भी क्रिया को करने के लिए लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी जब हम कोई काम करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। यह योगासनों द्वारा ही संभव है। ठीक है, हम फिजिकल वर्क करते हैं, तो अगर हम योगाभ्यास कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि अगर कोई योगा करने वाला व्यक्ति है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो लचीलापन होगा तो क्या होता है कि हमें जॉइंट से यानी कि संधि से रिलेटेड जो होती है, हमारे जॉइंट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। जब एक एज के बाद आप देखिएगा कि ज़्यादातर चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको जॉइंट से संबंधित बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो अगर हम रेगुलर योगाभ्यास करते रहते हैं तो हमें जॉइंट से संबंधित बीमारी आपकी, ठीक है, बता रहे यहाँ पे कि आपको जॉइंट से संबंधित, ठीक है, जॉइंट से संबंधित आपकी बीमारी नहीं होती है। ठीक, तो इन अभ्यास योगाभ्यास इसलिए कहा गया है कि इसको आपको करते रहना चाहिए। और क्या होता है कि हमें फिजिकल एजुकेशन में चोटों से बचाव भी होता है। ठीक है, चोटों से बचाव होता है। क्या कहा जा रहा है कि बॉडी में हमारे जब लचीलापन होगा तो हमें आपके गेम स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो तो आपको चोटों से सुरक्षा मिलेगी या चोट लगने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये कैसे संभव है आपका चक्रासन के थ्रू। ठीक है, एक सेकेंड, लचीलापन की वृद्धि के लिए आपको चक्रासन करना चाहिए, धनुरासन करना चाहिए, हलासन के बहुत सारे आसन हैं, तो लेकिन इनसे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9th आध्यात्मिक लाभ। ठीक है, 9th हो जाएगा आपका आध्यात्मिक लाभ। इसमें क्या है कि जैसे क्या होता है कि योगाभ्यास से हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। ये कैसे, हम अपनी इंद्रियों को जब वश में कर लेते हैं, ठीक है, हम अपनी इंद्रियों को वश में करके आध्यात्म में पशु पक्षियों से प्रेम व प्रकृति के निकट जाते हैं। क्या होता है कि हम अपने इंद्रियों पर जब नियंत्रण कर लेते हैं
तो हमें ठंडी गर्मी का भी एहसास नहीं होता है। हम ज़्यादातर क्या होता है, हमें खुले में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम योगाभ्यास खुले में करते हैं। ठीक है, तो हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके पशु पक्षी से प्रेम कर सकते हैं, प्रकृति के निकट जा सकते हैं। हमें आध्यात्म यानी कि हमारी जो महापुरुष हैं उनके बारे में, या हमारे जो कृष्ण मतलब आपके ये जितने भी वेद हैं उनके अध्ययन में हमारा मन लगता है। जैसे रामायण हुआ, रामचरितमानस हुआ, और आपके जो वेद हैं जितने, वो सारे उनमें हमारा मन लगेगा। क्योंकि हम चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, हमारे शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन हो लेगा, तो हम आध्यात्म की तरफ जाहिर सी बात है जाएंगे ही, जब हमें मानसिक सुकून मिलेगा। अगर हम 3-5 में या इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे तो कभी भी हम आध्यात्म के करीब जा ही नहीं सकते। और आज के टाइम में आप देखिएगा कि जितनी तेज़ी से हर एक चीज़ बढ़ा, वैसे ही लोगों का देखिएगा कि वो डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई करने के बाद भी उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मानसिक सुकून चाहिए, मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, तो योगा के थ्रू क्या होता है, आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम शारीरिक शिथिलता। ठीक है, जब हम क्या होता है कि हम योगाभ्यास करते हैं, तो योगाभ्यास करने के पश्चात कोई भी आसन हम करते हैं तो हमें शारीरिक शिथिलता की ज़रूरत पड़ती है। हमारे क्योंकि हम जब आसन करते हैं तो हमारे सारे तंत्र काम करने लगते हैं। उनके रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि आपका शारीरिक शिथिलता वाले आसन करने पड़ते हैं। ये आपके शवासन और मकरासन हैं। ठीक है, कहा गया है कि आप कोई भी आसन कीजिए, सारे आसनों के बाद आपका शवासन किया जाता है। ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि सारे आसनों को करने के बाद शवासन किया जाता है। शवासन और मकरासन आपके 2 विश्रात्मक आसन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव। ठीक है, योगाभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे ये आपके जो बॉडी के जो तंत्र हैं, सिस्टम हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन में, एनाटॉमी में हम अपने सिस्टम पढ़ते हैं। आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम एंडोक्राइन मतलब जो ग्लैंड भी हैं, ठीक है, तो ये सारे सिस्टम हैं। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारे सिस्टम पे ये अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये हमारे बॉडी में सही तरीके से वर्क करते हैं। हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो भी सही तरीके से हमारा सर्कुलेशन होता है। ठीक है, हमारा डाइजेशन भी, जब हम लोग क्या होता है योगाभ्यास में मेन आपका गैस जो होता है उसको दूर किया जाता है, कफ को दूर किया जाता है। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें दूर हो जाएंगी तो हमारी पाचन क्रिया जो होगी वो अपने आप अच्छी तरह होगी, हमारा पाचन तंत्र अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह कहा जाता है कि योगाभ्यास के द्वारा हमारे जो बॉडी के सिस्टम हैं वो भी सही तरीके से काम करेंगे। तो इसलिए जब हमारे सिस्टम सही तरीके से काम करेंगे तो हमारा शारीरिक और मानसिक जो कंडीशन होगा, जो लेवल होगा, वो बहुत अच्छा होगा। तो आज के जीवन में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमें फिजिकल और मेंटल रिलैक्स मिले और हम अपना काम सही तरीके से कर सकें। तो इसलिए योगाभ्यास ज़रूरी है। और फिजिकल एजुकेशन में योगा का ये आपके मुख्य कुछ महत्व हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।